जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। माघ की रातें वैसे भी शरीर को गला देने वाली होती हैं और इस बार तो ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आसमान में चांद कहीं खो गया था और उसकी जगह घने सफेद और डरावने कोहरे ने ले ली थी। खेतों में नई नई फसलें उगी थीं, गेहूं की बालियां अब भी हरी थीं और सरसों के फूल बस खिलने ही वाले थे। चारों तरफ हरियाली तो थी, लेकिन रात के अंधेरे और कोहरे की चादर ने उसे एक काले समुद्र में बदल दिया था। हवा की साई साई किसी अदृश्य रोते हुए साए की तरह लग रही थी, जो कानों के पास से गुजरते हुए तो रोंगटे खड़े कर देती थी। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे, लेकिन गांव के सन्नाटे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आधी रात बीत चुकी हो। पेड़ों के पत्तों से टपकती ओस की बूंदें ही उस सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज कर रही थी। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित खेतों के बीचों बीच एक मकान बना था। उसके नीचे जमीन पर 4 लोग बैठे थे। उनके बीच में सुलगती हुई लकड़ियां और उपले थे, जिनसे निकलती नारंगी लपटें ही उस घने अंधेरे में रोशनी का एकमात्र सहारा थी। फिर भी जनवरी की बर्फीली हवा उनके कपड़ों को चीरकर शरीर में चुभ रही थी, जैसे हजारों अदृश्य सुइयां एक साथ चुभोई जा रही हों। किशन ने अपने दोनों हाथ आग के करीब किए और हथेलियों को रगड़ते हुए एक लंबी सांस ली। उसने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, भाइयों, कसम से ठंड आज जान ले लेगी, हड्डियां तक अकड़ गई है। ऐसे मौसम में अगर अदरक और इलायची वाली कड़क चाय मिल जाती तो कसम से मजा आ जाता, शरीर में थोड़ी जान तो आती। अरे किशन भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। अभी मैं यही सोच रहा था कि काश घर से चाय की केतली और आ जाती। लेकिन सचिन भाई, अब घर जाएगा कौन? इतनी ठंड यहाँ तक आने की हिम्मत किसी में नहीं है। और सच कहूं तो इस कोहरे में अकेले जाने में डर भी लग रहा है। चाय वाय तो ठीक है भाइयों, पर आज का मौसम देखो। कोहरा देख रहे हो, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। आज तो कोहरा इतना गिर रहा है कि अगर कोई जानवर खेत में घुस भी गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हम खेत की रखवाली करेंगे कैसे? मुझे तो लग रहा है ये कोई साधारण कोहरा नहीं है, बल्कि जैसे आसमान से कोई अनजानी मुसीबत धीरे धीरे उतरती चली आ रही हो, जो हर तरफ डर और बेचैनी फैला रही है। सत्या की बात में सचमुच दम है। उसके शब्दों में सिर्फ आशंका नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की साफ झलक और गहरी समझ छुपी हुई है। दृश्यता शून्य के बराबर थी। डर का एक हल्का सा साया सबके चेहरों पर मंडराने लगा था। आग की लपटें भी कोहरे के भारीपन से दबती हुई महसूस हो रही थी। तभी भोला ने बोला, जो अब तक चुपचाप आग की लपटों को घूर रहा था। सत्या, तू अभी नादान है। अगर कोहरा नहीं गिरेगा तो खेत की फसलें भी नहीं होंगी। ये ठंड, ये ओस, ये कोहरा, ये सब खेत के लिए कोहिनूर है। इसी से गेहूं में दाना पड़ेगा। ये कोहरा हमारा दुश्मन नहीं, हमारा अन्नदाता है। भोला की बात सुनकर सब चुप हो गए। उसकी बातों में अनुभव था, लेकिन आज का कोहरा कुछ अलग था। वह सिर्फ मौसम नहीं लग रहा था, उसमें एक अजीब सा भारीपन था। एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। ऐसा लग रहा था मानो हवा ने सांस लेना बंद कर दिया हो। बातें चल ही रही थी कि अचानक सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आई, खर-खर, जैसे कोई भारी कदमों से सूखी टहनियों को रौंद रहा हो। चारों एकदम सतर्क हो गए। भोला ने अपनी टॉर्च उसी दिशा की ओर जलाई जिस दिशा से आवाज आ रही थी। उस दिशा में रोशनी फेंकी। रोशनी कोहरे की दीवार से टकराकर वापस आ गई। बहुत दूर तक नहीं जा सकी, लेकिन उस धुंधली पीली रोशनी में उन्हें एक आकृति दिखाई दी। एक बड़ा हट्टा कट्टा बैल खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में टकराई। वह बिल्कुल स्थिर था, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी त्वचा इतनी काली थी कि वह रात के अंधेरे का ही हिस्सा लग रहा था। अजीब बात यह थी कि उसके गले में बंधी घंटी हिलने के बावजूद कोई आवाज नहीं कर रही थी। सत्या ने कोहनी मारकर किशन को इशारा किया। किशन भाई देखो, बैल आ गया। अगर इसने खेत में मुंह मार दिया तो नई फसल बर्बाद हो जाएगी। जाओ उसे भगा दो। हाँ, जाता हूँ सचिन भाई। लगता है आज ये बैल भी इसी कड़कती ठंड में अपनी किस्मत आजमाने, या यूं कहो मरने ही यहाँ चला आया है। उसका उठने का मन नहीं था, लेकिन फसल बचाने की जिम्मेदारी भी थी। किशन ने टॉर्च उठाई
और एक डंडा लेकर उस दिशा में बढ़ा। हट जा सामने से, एक पल भी यहाँ मत रुक, चल भाग अभी, वरना अंजाम बुरा होगा। किशन चिल्लाया। उसकी आवाज कोहरे में दब कर रह गई। वह बैल की तरफ बढ़ा। बैल ने एक बार किशन की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी जानवर की नहीं लगती थी। फिर वह धीरे से पीछे मुड़ा। किशन उसके पीछे पीछे गया। बैल कोहरे में चलता गया। किशन ने देखा कि बैल खेत की सीमा से थोड़ा दूर जा रहा है। वह आश्वस्त हो गया कि बैल भाग गया है। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। किशन अभी बैल से बस 10 कदम की दूरी पर ही था कि अचानक बैल गायब हो गया। ऐसा नहीं कि वह भाग गया, बल्कि जैसे वह कोहरे में घुल गया हो। एक पल पहले वह वहां था, उसका विशाल शरीर, उसकी पूंछ, उसके सींग, और दूसरे ही पल वहां सिर्फ सफेद धुआं था। ना कदमों की आहट, ना झाड़ियों के हिलने की आवाज। किशन ठिठक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने टार्च चारों तरफ घुमाई। उसने खुद से पूछा, वह बैल गया तो गया कहाँ? वहां तो न कोई झाड़ी थी, न कोई गड्ढा, और न ही कोई ऐसी जगह थी जहां इतना बड़ा जानवर पल भर में छुप सकता। वह बस गायब हो गया था। एक अजीब सी ठंडी सहरन किशन की रीढ़ में दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। वह वापस अलाव के पास आया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीना चमक रहा था। क्या हुआ किशन भाई, भगा दिया उस बैल को? अरे भाइयों, वो बैल वो बड़ा अजीब था। वो थोड़ी दूर चलकर अचानक गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो हवा में घुल गया हो जैसे। मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। किशन भाई तुम भी ना, कोहरा इतना गिर रहा है, उसी में कहीं ओझल हो गया होगा। तुम्हें नींद आ रही होगी, इसलिए तुमको ऐसा लगा। किशन चुप रहा, लेकिन उसका मन नहीं माना। वह जानता था कि उसने क्या देखा है। वह कोई साधारण ओझल होना नहीं था। मुश्किल से 15 मिनट बीते होंगे। अलाव की लकड़ियां चटक ही रही थी कि फिर से वही आवाज आई, खर खर। इस बार आवाज और करीब से थी, जैसे कोई बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हो। सबने झटके से मुड़कर देखा। वही बैल, वही कदकाठी, वही चमकती हुई अंगारों जैसी आंखें। वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वह पहली बार दिखा था, मानो वह कहीं गया ही ना हो। उसकी नाक से निकलती भाप साफ दिख रही थी। किशन का गला सूख गया। उसने सत्या की तरफ देखा। देखो, वो फिर आ गया। मैंने कहा था ना, वो अजीब है। ये कोई आम जानवर नहीं है। अब तुम जाओ सत्या भाई, मेरी हिम्मत नहीं है उस तरफ जाने की। डरपोक कहीं के, हटो जरा, मैं जाता हूँ अभी उसे भगा कर आता हूँ। तुम लोगों को तो हर छोटी सी बात में भूत प्रेत और अनहोनी ही नजर आने लगती है। सत्या ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। हालांकि अंदर से वह भी थोड़ा घबरा गया था। सत्या डंडा लेकर उठा। वह गुस्से में था क्योंकि ठंड में उसे उठना पड़ा। धुंध और अपनी डर को गुस्से के पीछे छिपा रहा था। हट निकल यहाँ से, ज्यादा चालाकी मत दिखा। आज तेरी शरारतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है क्या? या सच में तेरी शामत आई हुई है? वह जोर से चिल्लाया और बैल की तरफ दौड़ा। बैल फिर उसी तरह मुड़ा और धीरे धीरे कोहरे में चलने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सा लय था, ना तेज ना धीमा। सत्या उसके पीछे पीछे गया। वह देखना चाहता था कि यह बैल जाता कहाँ है। बैल खेत की पगडंडी पर चला और फिर सत्या की आंखों के सामने जैसे कोई जादू हुआ हो। बैल का पिछला हिस्सा धुंधला हुआ और फिर पूरा शरीर कोहरे के बादलों में विलीन हो गया, जैसे धुएं में मिल जाता है। सत्या वहीं जम गया। उसने अपने डंडे से उस जगह हवा में वार किया जहां बैल होना चाहिए था, लेकिन डंडा खाली हवा में लहराया। वहां की जमीन पर खुरों के ताजे निशान भी एक गायब हो गए थे। सत्या के पसीने छूट गए। इतनी ठंड के बावजूद भी उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। वह उल्टे पैर भागा और गिरते पड़ते अपने दोस्तों के पास आया। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या हुआ सत्या भाई? कहीं सच में भूत वूत तो नहीं देख लिया? इतना क्यों हाफ रहे हो, जैसे जान पर बनाई हो? सचिन ने मजाक किया, पर उसकी आवाज में भी कंपन था। सत्या ने कांपती आवाज में कहा, सचिन भाई, किशन सही कह रहे थे।
वो बैल सच में कुछ दूर चलकर गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो किसी आम जानवर की तरह नहीं भागा। वो गायब हो गया जैसे उसे कोहरा निगल गया हो। वहां कुछ तो गड़बड़ है भाइयों। सत्या, तुम भी बेवकूफ हो क्या? किशन तो थे ही, अब तुम भी शुरू हो गए। वो कोहरे में ओझल हो गया होगा। इसमें चौंकने वाली बात कौन सी है? जानवरों का रंग कोहरे जैसा हो तो वह नहीं दिखते। तुम लोग खामखा माहौल खराब कर रहे हो। सचिन को अब थोड़ा गुस्सा आया। वह सत्या पर गुस्सा करने लगा, लेकिन माहौल अब बदल चुका था। अलाव की गर्मी अब उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी और कस्तूरी की गंध हो। एक अनजाना डर उनके घेरे में बैठ चुका था। वे चारों अब एक दूसरे के और करीब खिसक आए थे। लगभग आधे घंटे की भारी और बोझिल खामोशी के बाद जब उन्हें लगा कि अब शायद बला टल गई है, वह बैल तीसरी बार प्रकट हुआ। इस बार वह और भी करीब था, अलाव के शायद 10 कदम दूर। उसकी सांसों की आवाज और तेज फुंफकार साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों की चमक अब और भी तीखी हो गई थी, जैसे वह सीधे उनकी आत्मा में झांक रहा हो। सत्या का गला पूरी तरह सूख गया। कितना ढीठ बैल है ये। जितनी बार भगाओ उतनी बार आ जाता है, पर हर बार गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें बुला रहा है, अपने पीछे बुला रहा है। भाइयों, अब मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है। ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये यमराज का भैंसा लग रहा है। सचिन, जो अब तक सबसे तर्कसंगत बात कर रहा था, उसने भी डंडा कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर था। अकेले जाना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है। चलो सब मिलकर देखते हैं। आज इसका खेल खत्म करके ही दम लेंगे। यहाँ पता करेंगे कि माजरा क्या है। हाँ, चलो चारों तरफ से घेरते हैं उसे। देखते हैं कहाँ गायब होता है। बहुत देर से परेशान कर रहा है। चारों दोस्त हाथों में लाठियां और लालटेन लिए एक साथ उस बैल की तरफ बढ़े। उनके कदमों की आहट के अलावा वहां कोई और शोर नहीं था। यहां तक कि हवा भी रुक गई थी। जैसे ही वे बैल के पास पहुंचे, बैल ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा था, जैसे वह सदियों से किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बैल मुड़ा और चलने लगा। यहीं रुको, देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। उसके ज्यादा पास जाना सही नहीं होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। बैल कुछ दूर चला। उसकी रूपरेखा धुंधली हुई। कोहरे ने उसे चारों ओर से घेरा और देखते ही देखते वह कोहरे में समा गया। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही बैल गायब हुआ, सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक रूह कपा देने वाली दहाड़ गूंजी। वह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, वह किसी इंसान के गुस्से से भरी चीख थी, जो पाताल लोक की गहराइयों से आ रही हो। चले जाओ, मेरे खेत से चले जाओ, वरना जान से जाओगे। वह आवाज इतनी भारी और गूंजती हुई थी कि चारों दोस्तों के कान सुन्न हो गए। जमीन उनके पैरों के नीचे थर्रा गई। हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी रूह कांप गई। उनके दांत किटकिटा रहे थे। सचिन, जो सबसे निडर माना जाता था, उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। गांव का कोई इंसान हो तो मजाक बंद करो। हम डरने वाले नहीं हैं। हम 4 हैं और तुम अकेले हो। सचिन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। आवाज से कोहरे में एक हलचल हुई। तभी कोहरे के बीच से, जहां बैल गायब हुआ था, एक आकृति उभरने लगी। यह बैल नहीं था, वह एक इंसान का साया था, जो धीरे धीरे ठोस होता जा रहा था। साया साफ हुआ। उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, लेकिन वह सामान्य नहीं था। उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, बल्कि कोहरे पर तैर रहे थे। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, एक सफेद धोती, रेशमी कुर्ता और सिर पर एक राजसी पगड़ी। उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल उस बैल की तरह, और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। चारों का शरीर जम गया। ऐसा दृश्य उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। सचिन ने बड़ी मुश्किल से अपने सूखे हलक से आवाज निकाली, तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव के तो नहीं लगते। अपना परिचय दो। मैं इस गांव का जमींदार हूँ, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। 100 साल पहले यह खेत मेरा था।
ये गांव, ये मिट्टी सब मेरा था। मैं अपनी जान से ज्यादा अपनी जमीन और अपने इस बैल मोती को चाहता था। अकाल पड़ा, भयंकर सूखा, लोग बूंद बूंद को तरस गए, सब मर गए, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। लेकिन मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। अपनी आखिरी सांस तक मैंने इस खेत की रक्षा की। और आज तुम कल के आए छोकरे, तुमने मेरे मोती को, मेरे बैल को खाने से रोका, उसे डराया, उसे भगाया। जमींदार की रूह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कोहरा उनके चारों ओर चक्रवात की तरह घूमने लगा। पत्तियां और धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस रूह के गुस्से से डर रही है। ये खेत आज भी मेरा है। यहाँ का हर दाना मेरे हुक्म से उगता है। जो मेरे मोती को सताएगा, इसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। किशन और सत्या तो डर के मारे बेहोश होने की कगार पर थे। उनके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन भोला को समझ आ गया था कि ताकत या लाठी से यहाँ काम नहीं बनेगा। यह मामला इंसानों का नहीं, रूहों का है, और रूहें जज्बात समझती हैं। भोला ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। उसने कांपती आवाज में कहा, माफ कीजिएगा मुखिया जी, सरकार, हमें नहीं पता था, अनजाने में भूल हो गई। हमें लगा कोई आवारा जानवर हमारी मेहनत की फसल खराब कर रहा है। हुजूर, हम तो गरीब किसान हैं, दिन रात मिट्टी में काम करते हैं। हम बस खेत की रखवाली कर रहे थे। हम और हमारे बच्चे, हम सब यही अनाज खाकर अपना जीवन गुजारते हैं। अगर फसल नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे। आपने भी तो अकाल देखा है सरकार, आप हमारा दर्द समझते होंगे। भूख क्या होती है आपसे बेहतर कौन जानेगा। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके मोती को कभी नहीं सताएंगे। आज के बाद मोती पूरे खेत में कहीं भी चरे, हम सिर नहीं उठाएंगे। भोला की बातों में सच्चाई और दर्द था। उसके आंसुओं ने जमींदार के दिल तक रास्ता बना लिया। जमींदार की रूह, जो गुस्से से जल रही थी, थोड़ी शांत हुई। कोहरे का बवंडर थम गया। उसने भोला की आंखों में देखा। शायद उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, जब लोग उसके पास ऐसे ही फरियाद लेकर आते थे। जाओ, अपनी मेहनत की कमाई खाओ। किसान का पसीना अनमोल होता है, लेकिन याद रखना, ये जमीन मैंने तुम्हें उधार दी है। उसका सम्मान करना और मेरे मोती का ख्याल रखना।